नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बेंगलुरु में एक हफ्ते से भारी बारिश जारी है। 3 दिन से शहर भर में पानी भरा है। क्या सड़कें और क्या कॉलोनियां सभी डूबे हैं। शहर में जल भराव के चलते बिजली की सप्लाई बंद है। शहर के कुछ हिस्सों में पीने का पानी भी नहीं पहुंच रहा है। जल भराव वाले जगहों पर पानी की सप्लाई के लिए कुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ इलाकों में टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। बारिश बाढ़ की वजह से पावर सप्लाई में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें सुधारने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। लोगों की परेशानियों को देखते हुए अब कर्नाटक सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। बेंगलुरु में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। IT विभाग के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दे दी गई है। बेंगलुरु नगर निगम ने 696 अतिक्रमणों की पहचान की है, जिन्हें JCB के जरिए गिराया जा रहा है। निगम का कहना है कि इन्हीं की वजह से शहर में बारिश का पानी भर रहा है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई भी लगातार राज्य के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने जीप में बेंगलुरु के बाहरी इलाकों का दौरा किया। उन्हें भी पानी भरी सड़कों से ही गुजरना पड़ा। जैसलमेर के रामगढ़ में बन रहे पुल का गार्डर टूटकर नहर में गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक जैसलमेर से तनोट तक नए NH का निर्माण कार्य चल रहा है। इस NH की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बावजूद NH प्रबंधन लगातार लापरवाही बरत रहा है। NH निर्माण में ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर सरकार को चूना लगा रहा है। ताजा मामले में इसकी पुष्टि भी कर दी गई, जब महीनों में लाखों रुपए खर्च कर तैयार हुआ गार्डर बीच से टूटकर नहर में जा गिरा। वो भी तब जब उसे पुल पर क्रेन की मदद से लगाया जा रहा था। इस NH पर जैसलमेर से तनोट के बीच ऐसे करीब 6 पुल बन रहे हैं। अगर सभी पुलों में इसी प्रकार के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, तो सोचिए आगे क्या होने वाला है। जब इस NH पर बने पुलों के ऊपर से वाहनों की आवाजाही शुरू होगी, तब घटिया स्तर के बने गार्डर वाहनों की वजह झेल पाएंगे कि नहीं। अगर आपको कहीं यात्रा करनी है तो पहले पूरी तरह प्लान बना लीजिए, वरना आप घाटे में पड़ सकते हैं। दरअसल रेलवे के नए नियम के अनुसार अब कंफर्म टिकट कैंसिल कराना महंगा हो गया है। नए नियम के मुताबिक टिकट कैंसिल करवाने पर अब 5% GST भी कटेगा। रेलवे ने सर्विस के नाम पर GST लगाने का फैसला किया है। पहले टिकट बुकिंग पर GST और अब कैंसिल करवाने पर भी GST रेल यात्रियों की परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि GST का मसला सिर्फ AC रिजर्वेशन से ही जुड़ा है। AC से नीचे की बुकिंग पर यह नियम नहीं है। साधारण श्रेणी की टिकट तो रद्द ही नहीं हो सकती। इसके अलावा स्लीपर पर यह नियम लागू नहीं है, लेकिन थर्ड AC से लेकर फर्स्ट AC तक ये नियम लागू हो चुका है। लगभग 5% GST फिलहाल कैंसिलेशन पर लगाया जा रहा है। रेलवे का मानना है कि टिकट कैंसिल करवाना भी एक तरह की सर्विस है, इसलिए ये सर्विस चार्ज लिया जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि राजस्थान के अल्पसंख्यक छात्रों की तालीम में हॉस्टल की परेशानी अब आड़े नहीं आएगी, लेकिन अभी तक प्रदेश के हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास अधूरे हैं। प्रदेश में अभी तक प्रस्तावित 64 छात्रावासों में से सिर्फ 15 ही बनकर तैयार हुए हैं, जबकि 49 छात्रावास अभी बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में अल्पसंख्यक तबके में मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध हैं, जिनकी तालीम के लिए शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में प्रति हॉस्टल अगर 100 छात्रों को लाभ दिया जाता है, तो अल्पसंख्यक तबके के 6400 बच्चों को हर साल इसका फायदा मिलेगा। कुछ जिलों के अंदर हम जो छात्रावास हैं, वहाँ जो अल्पसंख्यक बच्चे दूर दराज आते हैं, तो उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, या गरीब बच्चे होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि हर जिले में बालक और बालिकाओं के छात्रावास हर जगह हम खोल दें। तो लगभग हमने कोशिश ये की है कि तहसील स्तर भी हैं या बड़े कस्बे भी हैं, उन कस्बों के अंदर भी हमारे प्रयास रहे हैं कि वहाँ पर छात्रावास दें। तो लगभग हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जितना अच्छा कर सकते हैं विभाग की तरफ से, वो सब हमारे प्रयास जारी हैं। RCA में चुनाव से पहले विवादित जिला संघों के ट्रायल राजधानी जयपुर में संपन्न करवाए गए। ट्रायल में 5 जिला संघों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
हालांकि इसे लेकर विवादित जिलों के पदाधिकारियों ने सवाल खड़े किए हैं। पिछली एजीएम में भी सवाल खड़े कर चुके आरएस नांदू ने इस बार के चयन ट्रायल को लेकर भी सवाल खड़े किए। उनकी माने तो इससे जिलों के खिलाड़ियों को उल्टे परेशान होना पड़ा है। उन्होंने स्पोर्ट्स एक्ट का हवाला देते हुए जिले की ट्रायल को जिलों में करवाने की बात कही। इसमें उन्होंने खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किए जाने के आरोप भी लगाए। बर्खास्तगी को लेकर भी नांदू का कहना है कि उन्हें कोर्ट से बहाली मिल चुकी है। बता दें कि 3 दिनों में भरतपुर, धौलपुर, अलवर, श्रीगंगानगर और नागौर जिले से आए खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया और हमारे सुबह से हम यहाँ ट्रायल दे रहे थे। अब हमारे जाने का टाइम है, अब हम यहाँ से जाएंगे। मतलब आपकी टीम में ये खिलाड़ी होंगे और अच्छी ट्रायल हुई हमारी उम्मीद है कि कल सुबह हमारा भी नाम आए। साल भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ट्रायल भी अच्छा रहा है। अगर मतलब सिलेक्शन होता है तो काफ़ी मतलब प्राउड फील करेंगे हम भी। आपने रेल इंजन में लोको पायलट के तौर पर हमेशा पुरुषों को देखा होगा। ऐसे में अगर महिला लोको पायलट दिख जाए तो आप एक बार तो जरूर चौंक जाएंगे। लेकिन अब ये चौंकाने वाली बात नहीं है। जी हाँ, अब बेटियों ने भी ट्रेन का इंजन संभाल लिया है और पूरे आत्मविश्वास के साथ हजारों यात्रियों को उन्हें सुरक्षित सफर करा रही हैं। लाख चुनौतियां हैं लेकिन जोश है, जज्बा है, तभी तो बेटियां इस क्षेत्र में भी मर्दों को वर्चस्व को तोड़ते हुए नए आयाम गढ़ रही हैं। आमतौर पर लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर का जॉब चुनती हैं, लेकिन अब भारत की बेटियां रेलवे में लोको पायलट के तौर पर भी नजर आने लगी हैं। रेलवे की पॉलिसी के मुताबिक सीधी लोको पायलट पर भर्ती नहीं हो सकती है। इसके लिए असिस्टेंट लोको पायलट कुछ समय काम करना पड़ता है और फिर लोको पायलट के पद पर पदोन्नति होती है। लिहाजा सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे में 39 लड़कियां अब तक असिस्टेंट लोको पायलट बन चुकी हैं। विभाग इस बात से बेहद खुश है और चाहता है कि इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आए। जो मेरी डिग्री थी वो भी टेक्निकल थी। उसके बाद में फिर ये वाली जो वैकेंसी आई तो मैंने फिल किया। उसके बाद ये जॉब मिली तो फिर मतलब ट्रेनिंग टाइम में हमें इतना प्रिपेयर कर देते हैं एक तो वो चीज़ माइंड में रहती नहीं कि हम नहीं कर सकते, और अब तो बहुत अच्छा लगता है। हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाकर सोलो ड्राइविंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली गुजरात के नवसारी की भारूलता पटेल माउंट आबू पहुंची हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर भारूलता पटेल देश भर की यात्रा पर निकली हैं। कैंसर और टीबी पर जागरूकता फैलाने के लिए ड्राइविंग पर निकली भारूलता ने पश्चिम सीमा के भुटाव गांव में बीएसएफ की मदद से 31 अगस्त को झंडा फहराया था। 8000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर माउंट आबू पहुंचे पटेल अब जोधपुर दिल्ली के रास्ते सियाचिन पहुंचकर झंडा फहराएंगी। सोलो ड्राइविंग के लिए भारूलता पटेल को दुनिया भर में पहचान मिल चुकी है। पटेल 7 बार कार ड्राइव कर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं। कैंसर जैसी भयावह बीमारी को मात देने के बाद उन्होंने सोलो ड्राइविंग शुरू की। उन्होंने दुनिया के अंतिम छोर उत्तरी ध्रुव की ओर 10,000 किलोमीटर ड्राइव करने के दौरान 14 देश घूमकर रिकॉर्ड बनाया। 2 दिवसीय माउंट आबू प्रवास के दौरान वे कई स्थानों पर कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाएंगी। 2 दिन के बाद वे माउंट आबू से जोधपुर, जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेंगी। पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी गणेश उत्सव का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रदेश के उत्तरकाशी जिले के डोडी ताल को भगवान गणेश की जन्मभूमि माना जाता है। समुद्र तल से 3310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डोडी ताल खूबसूरत पहाड़ों से घिरा एक मनमोहक ताल है। इस ताल के निकट स्थित मंदिर को भगवान गणेश की जन्मस्थली माना जाता है। डोडी ताल में गजानन के साथ उनकी माता पार्वती भी विराजमान है। यहाँ पार्वती माता की पूजा अन्नपूर्णा के रूप में होती है। यहाँ माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ माँ अन्नपूर्णा और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए आते हैं। उनका विश्वास है कि भगवान गणपति डोडी ताल के अन्नपूर्णा मंदिर में अपनी माता के साथ आज भी निवास करते हैं। गणेश उत्सव के 10 दिनों के दौरान इलाके में उत्सव सा माहौल रहता है और दूर दूर से लोग गणपति के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जो बाहर से बहुत ही स्वच्छ और पवित्र लग रहा है, क्या इसका अंतःकरण भी पवित्र है? क्या इसकी मनसा सचमुच में भगवान गणेश जन्मभूमि दर्शन की है? लोग जो हैं सब ये गणेश चतुर्थी में गणेश उत्सव मनाते हैं, जो कि यहाँ पे हम इसका जो आखिरी पड़ाव जो गांव है अगोड़ा, इसमें जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है। वाराणसी का बाबा विश्वनाथ धाम अब हाईटेक बनने जा रहा है।
नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के भव्य और नव्य दरबार में घूमने आने वाले पर्यटकों को मंदिर और भवनों की जानकारियों के लिए टूरिस्ट गाइड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि विश्वनाथ धाम में आपका स्मार्टफोन ही आपका टूरिस्ट गाइड बनेगा। इसके लिए मंदिर प्रशासन खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से सिर्फ एक स्कैन पर सब कुछ जान पाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये होगी कि जैसे ही श्रद्धालु बाबा धाम में आएंगे, उनका मोबाइल फोन ब्लूटूथ के जरिए इससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे कोई भवन या मंदिर आएगा, उसकी जानकारी ऑडियो से मोबाइल फोन के जरिए श्रद्धालु जान सकेंगे। उनकी सुविधा के लिए हर भवनों पर QR कोड भी लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करते ही सारी जानकारी और पता मिल पाएगा। इस ऐप को तैयार करने में 1,28,00,000 रुपए लगेंगे। सैलानियों से गुलजार रहने वाली स्वर्ण नगरी में इन दिनों विदेशी पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। कुरंजा, जी हाँ, सितंबर शुरू होते ही विदेशी मेहमानों का आना शुरू होता है और अप्रैल तक ये मेहमान स्वर्ण नगरी में अपना आशियाना बनाए रखते हैं। अप्रैल के बाद जैसे ही पारा चढ़ना शुरू होता है, इन्हें अपने वतन की याद सताने लगती है और अब वे अपने वतन लौट जाते हैं। जिले के रामदेवरा, खेतोलाई, देगराय तालाब, नेतसी और लवा क्षेत्र में इन दिनों कुरंजा का कुनबा देखने को मिल रहा है। इस साल अच्छी बारिश के कारण तालाबों और नालियों में पानी की आवक से आसपास की जमीन में नमी है। यही कारण है कि कुरंजा के पहले जत्थे ने अपना पड़ाव डाल दिया है। आपको बता दें कि साइबेरिया, काला सागर से लेकर मंगोलिया से आने वाले हजारों कुरंजा पश्चिमी राजस्थान में प्रवास करते हैं। पक्षी विशेषज्ञ बताते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले ही कुरंजा के अलग अलग दल पश्चिमी राजस्थान पहुंचने लगे हैं। कुरजा पक्षी का आगमन शुरू हो गया है। हर साल की भांति अपने निर्धारित समय पे कुरजा पक्षी का आगमन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि इलाके में रहता है। इस बार भी कुरजा अपने निर्धारित समय पे 1-2 समूह पहुंच चुका है और सितंबर लास्ट तक सभी कुरजा के समूह का आने की आशंका है। दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कर्तव्य पथ कैंपस की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें दिखाया गया है कि कर्तव्य पथ कितना भव्य है। सेंट्रल विस्टा के दौरान हुए विकास कार्य के बाद अब पूरा कैंपस काफी खूबसूरत लग रहा है। इंडिया गेट के सामने वाला भी हिस्सा देखते ही बन रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस सेंट्रल विस्टा में आम लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा में 16.5 किलोमीटर पैदल रास्ता होगा। 400 से ज्यादा लोगों के बैठने के लिए बेंच, 16 वॉकवे ब्रिज होंगे और सड़क पर जाम न लगे, इसके लिए अंडरपास भी बनाए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा 9 सितंबर से खुलेगा। बता दें कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। चंडीगढ़ के धनास झील में 500 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया गया है। पर्यावरण विभाग में IFS निदेशक ने बताया कि ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यह 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट है। आगे ऐसे और भी प्रोजेक्ट आएंगे। उन्होंने कहा कि जमीन की कमी होने की वजह से रूफटॉप सोलर पैनल को बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें कि चंडीगढ़ ने शहर में बिजली खपत में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर एनर्जी की तरफ रुख किया है। प्रशासन अब हर उस संभावना की तलाश कर रहा है जहां पर सोलर एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट लगाए जा सके। शहर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्लान भी बनाया गया है, जिसके तहत अब सिर्फ छत ही नहीं बल्कि शहर के सभी ओपन एरिया और वाटर के अंदर तैरते सोलर पावर प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी प्रशासनिक विभागों को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने के सरकारी भवनों और पार्किंग एरिया में भी सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाने वाले हैं। प्रशासन को 2 साल के अंदर 75 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य मिला है।
बिहार ने अपने नाम एक और उपलब्धि कर ली है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया की फल्गु नदी पर बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पितृपक्ष महासंगम शुरू होने से एक दिन पहले यानी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर अंतिम चरण की तैयारियां चल रही है। उद्घाटन को लेकर फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। कुर्सियां लगनी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि रबर डैम बनने से प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में साल भर पानी उपलब्ध रहेगा। इससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को फल्गु नदी में स्नान, तर्पण और पिंडदान के लिए जल के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इस रबर डैम को गयाजी डैम नाम दिया गया है। इसके निर्माण से प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु में पूरे साल कम से कम 2 फीट जल उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर से सीताकुंड के बीच आवागमन के लिए फल्गु नदी पर 411 मीटर लंबा पैदल स्टील पुल, फल्गु के दोनों तट पर घाट और पुल से सीताकुंड तक जाने के लिए पैदल पथ भी बनकर तैयार है। डोल 11 के पावन मौके पर इंदौर में राधा कृष्ण की भव्य झांकी निकाली गई। इसमें इंदौर के अलग अलग समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। गाजे बाजे के साथ भगवान की प्रतिमा को नगर भ्रमण कराया गया। अनंत चतुर्दशी के दिन 3 दिन पहले इंदौर में झिलमिलाती झांकियां निकाली गईं। दरअसल इस बार डोल 11 पर 3 मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। डोल 11 पर्व भादो मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के जन्म के 11वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल 11 के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद संस्कारों की शुरुआत होती है। डोल 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण को डोल में बैठाकर झांकी निकाली जाती है। देवास के हाट पिपलिया में डोल 11 के दिन नरसिंह भगवान आने वाला साल कैसा होगा इसकी भविष्यवाणी करते हैं। नरसिंह भगवान के इस चमत्कार को देखने के लिए हर साल हाट पिपलिया के नरसिंह घाट पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरअसल डोल 11 के दिन भगवान नरसिंह को शहर का भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद काली सिंध नदी में भगवान की 7.5 किलो वजनी प्रतिमा को तैराया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा के बाद भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा को 3 बार नदी में तैराया जाता है। तीनों बार प्रतिमा के तैरने पर आने वाला साल बहुत अच्छा माना जाता है। 2 बार तैरने पर साल के सामान्य रहने की भविष्यवाणी होती है और 1 बार तैरने पर थोड़ी स्थिति कठिन होगी ऐसा माना जाता है। नरसिंह भगवान के इसी चमत्कार को देखने के लिए नरसिंह घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार नरसिंह भगवान की प्रतिमा 2 बार तैरी है। माना जा रहा है कि आने वाला साल सामान्य होगा। सीहोर जिला जेल में गणेशोत्सव पर जेल प्रशासन ने कैदियों के माध्यम से जेल के अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करवाई। जेलर संजय सेलम के सहयोग से पुरुष और महिला कैदी दोनों मिलकर विघ्नहर्ता की पूजा कर रहे हैं। जेल में गणेश पूजा के लिए पंडाल को आकर्षक तरीके से सजाया गया। गणेशोत्सव को लेकर जेल में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। भजन पर कैदी और पुलिस एक साथ झूमते नजर आए। इस आयोजन ने जेल के नकारात्मक माहौल को सकारात्मक कर दिया। अपने घर परिवार से दूर रह रहे कैदियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं। देश में 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम है। गुजरात में गणेश उत्सव पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान कई जगहों पर आकर्षक गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही कई शानदार पंडाल भी बनाए गए हैं। राजकोट में 250 से अधिक स्थानों पर गणेश उत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग बप्पा के दरबार में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर रहे हैं और आभूषण चढ़ा रहे हैं। शहर के सर्वेश्वर चौक पर आयोजित गणेश उत्सव के आयोजन के मुताबिक एक श्रद्धालु ने $100 की एक माला भेंट की। जब विघ्नहर्ता का विसर्जन होगा तो इन हारों में से एक $1 माला के रूप में श्रमिकों को दिए जाएंगे। वहीं इस 10 दिवसीय उत्सव के दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें श्रीनाथ जी के दर्शन जैसे धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं।
पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस बार गणेश पर्व पर आजादी के अमृत महोत्सव की झलक दिखाई दे रही है। गुजरात के सूरत में भी गणेश उत्सव के दौरान एक पंडाल में आजादी के अमृत महोत्सव की झलक दिखाई दी। गणेश भगवान के आकर्षक प्रतिमा के साथ साथ इस पंडाल को कलाकारों ने आजादी के रंग से रंग दिया है। पंडाल में भारत का मानचित्र बनाया गया है। देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ ही देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न कर हमेशा मुस्तैद रहने वाले जवानों की शौर्यता, वीरता को भी प्रदर्शित किया गया है। पंडाल में ब्रिटिश शासन से लोहा लेने वाले क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान को भी दर्शाया गया है। साथ ही 1857 के विद्रोह के अगुआ मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इस साल देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। हर शहर, गांव, गली गली में हर योजना में मन में देशभक्ति की भावना जगी। इसी से प्रेरणा लेकर इस साल स्थल सजावट की गई है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।